नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। पिछले करीब-करीब 25-30 दिन, महीना सवा महीना के भीतर जो कुछ हुआ है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी थोड़ी बहुत कलह थी, मतभेद थे, मनभेद थे, वो जिस तरीके से बाहर निकल कर के आए, जिस तरह सो कॉल्ड नेशनल मीडिया ने उस पर धारावाहिक चलाए बहस के रूप में और रिपोर्ट्स के रूप में अपने संवाददाताओं को दिल्ली बीजेपी ऑफिस के सामने खड़ा करके या लखनऊ में अपने संवाददाताओं को सक्रिय करके उससे जो एक वातावरण बनाने की कोशिश हुई कि जैसे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बगावत है और विरोधी स्वर हैं, फिर से जो है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को चुनौती मिल रही है, उनको हटाए जाने की एक पूरी मुहिम छेड़ दी गई है। उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक में ऐसा लगता है कि ये जो 2 दिन थे, वैसे तो नीति आयोग की बैठक बुलाई गई थी और लगे हाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रूल्ड स्टेट के जितने भी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं, उनको भी नीति आयोग की बैठक से इतर एक बैठक करके बुलाया था कि एक बार बैठ कर के जरा चर्चा हो जाए, जहां-जहां जो भी मुश्किलें हैं उनको देखा जाए, टटोला जाए और फिर उनके समाधान की दिशा में बढ़ा जाए। और उसमें सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर उनकी अध्यक्षता में एकजुट हुए, इकट्ठा हुए, सबने अपने-अपने फीडबैक दिए। खास तौर से जिन राज्यों में लोकसभा में सीटें घटी हैं 2019 के मुकाबले, वहां का फीडबैक लिया प्रधानमंत्री ने और कुछ गुरु मंत्र दिए। गुरु मंत्र क्या थे? उनका कहना ये था कि ये सब चलता है और चुनाव में ये होता है कि कभी आपकी जो अपेक्षाएं होती हैं, उसके अनुरूप आपको ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है, लोगों का जनादेश मिलता है, स्नेह मिलता है, भरोसा मिलता है और कभी-कभी आपको अपेक्षाओं के अनुरूप नतीजे नहीं मिलते हैं। तो इसमें ज़्यादा हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मतलब प्रधानमंत्री का जो अनुभव है कुल मिलाकर के यहाँ तक की राजनीति का, ये उसका आप निचोड़ कह सकते हैं कि जो टॉप लीडरशिप है इस समय भारतीय जनता पार्टी में, वो किस तरीके से विपरीत परिस्थितियों में भी अपने नेताओं को संभाल लेती है और उनको संयम ना खोने की हिदायत देती है, हौसला देती है और ये भी कि भई अगर थोड़े से अपेक्षा के अनुरूप नतीजे नहीं आए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ठीकरा फोड़ने के लिए सिर ढूँढना शुरू कर दें। जो काम खास तौर से उत्तर प्रदेश में होता हुआ दिखाई दे रहा था। जिस तरीके से यहाँ पर केशव मौर्य ने 14 जुलाई की कार्यकारिणी की बैठक में कैमरों के सामने ये कह दिया कि साहब कार्यकर्ता हताश, निराश हैं, उनकी पीड़ा मैं समझ सकता हूँ। मैं उनकी पीड़ा में शामिल हूँ और संगठन बड़ा होता है सत्ता से। ये एक तरीके से जले कटे पर नमक छिड़कने से कम नहीं था। योगी आदित्यनाथ हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या दूसरा नेतृत्व हो बीजेपी का, जो भी अपनी पूरी सामर्थ्य, पूरी ताकत चुनाव में झोंके हुए थे, उनके लिए ये एक तरीके से जली-कटी सुनने के क्षण भी थे अपनी ही पार्टी के जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोगों की तरफ से। और शायद कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ चुप रहते हुए भी इन चीज़ों को बर्दाश्त करते हुए देखे गए और संयमित आचरण करते हुए भी देखे गए। आज इस विषय पर मेरे साथ
जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए सीधे लखनऊ से वीरेंद्र नाथ भट्ट। और कल से चूंकि विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। हेलो। वीरेंद्र जी, हम बात जी कर जी रहे थे। हम ये जी बात कर रहे थे कि पिछले करीब करीब एक सवा महीना, 1.5 महीना में लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जी इस तरह का एक वातावरण क्रिएट किया गया, स्यापा किया गया, सिर ढूंढे गए ठीकरे फोड़ने के लिए, स्कोर करने की कोशिश की गई। अब मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद और हिदायतों के बाद और ये कहने के बाद कि हमेशा आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप नतीजे नहीं आते हैं, इसमें धैर्य, संयम और आपा खोने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को उन्होंने मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में बिल्कुल अपने बगल में बैठाया, यानी उनको ठीक गृह मंत्री अमित शाह के सामने वाली सीट दी, उससे भी उन्होंने बिना कुछ कहे बहुत संकेत दे दिए उनके विरोधियों, यानी योगी के विरोधियों को, कि योगी का पद क्या है, कद क्या है और स्थान क्या है। तो इन घटनाओं के बाद क्या हम ये अब मान लें कि जो भी कुछ थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी मीडिया के जरिए चलाने की कोशिश हुई, वो अब ओवर हो गई है? देखिए, ये एक राजनीतिक घटना है, ये एक राजनीतिक विषय है, ये एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का विषय है। हम लोग जो चर्चा अब तक मीडिया में हुई है पिछले 2 महीनों में, 4 जून को लोकसभा परिणाम आने के बाद, तो ये चर्चा शुरू हो जाती है बिना मुद्दा तय किए हुए। विषय क्या है? विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में लोकसभा, 2017 में विधानसभा, 2019 में लोकसभा, 2022 में विधानसभा, लगातार 4 चुनाव जीते। अब 2024 के लोकसभा 5वें चुनाव में झटका क्यों लगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो बीजेपी का जो मतदाता है, जो बीजेपी का समर्थक है, वो इस बात से बहुत सन्न है, वो चौंक गया, ये क्या हो गया? उसको समझ ही नहीं आ रहा ये हुआ क्या? ये कैसे हो गया? तो तो जब और जो हमारी और पॉलिटिकल इश्यूज पे जो जो एनालिसिस करने की जो परंपरा है कि किसी एक को दोषी ठहरा दो, लेकिन बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है। यहाँ कोई एक व्यक्ति सब कुछ तय नहीं करता। मीडिया चाहे कितना माहौल बनाए कि नरेंद्र मोदी जो है एकला चलो वाले हैं, तानाशाह हैं, सब कुछ उन्हीं के कहने पे होता है, ऐसा इतने बड़े देश को, इतनी बड़ी पार्टी को कभी एक आदमी चला ही नहीं सकता। ही हैज टू हैव ए ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन एंड ह्यूज टीम, और बहुत लोगों का इसमें इनपुट आता है। तो अब ये सामने चुनौती ये है कि मतदाता को संदेश क्या दिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी की यूपी में सीटें कम क्यों हुई। यूपी में सीटें कम होने के कारण ही भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में बहुमत नहीं मिला। अब ये है विषय, ये जनता के सामने हमें रखना है, ये पार्टी के सामने भी एक चुनौती है। तो जो परंपरा है कि भैया ठीक है, यूपी के मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहरा दो, यूपी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को जिम्मेदार ठहरा दो, या केंद्र या हाईकमांड को जिम्मेदार ठहरा दो कि साहब आपने मुद्दे ठीक से तय नहीं किए थे, या सब आपने जो है कैंडिडेट आपने ठीक नहीं तय किए थे, आपने 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 बदले नहीं उम्मीदवार, वगैरह वगैरह वगैरह। तो पॉलिटिकल पार्टीज की में एक प्रोसेस होती है, एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कांग्रेस में क्या होता है, जब भी चुनाव हुआ 2014 में पार्टी हार गई, एक एंटोनी कमेटी बना दी। अब एंटोनी कमेटी की 4 महीने की कोई खबर नहीं आएगी, 6 महीने 8 महीने बाद उसके कुछ कंटेंट जो है मीडिया के एक सेक्शन में लीक किए जाएंगे, लेकिन वो रिपोर्ट कभी पब्लिक नहीं होती। यही काम उन्होंने 19 में किया, एक कमेटी बना दी। बीजेपी में ये कमेटी बना के काम नहीं हो सकता। यहाँ पे हर नेता को जनता से लगातार संवाद करना होता है, जनता के बीच में रहना होता है, और अब तो सोशल मीडिया है तो आपको जवाब देना होता है। तो यहाँ पे यूपी में संकट ये था कि अब और क्योंकि बीजेपी के सर्वमान्य नेता नरेंद्र मोदी हैं,
बीजेपी के का जो मुख्य नारा था आपकी बार 400 पार, ये नारा नरेंद्र मोदी ने दिया था। बीजेपी में कैंडिडेट कौन होंगे, ये सारा तय जो है दिल्ली से अमित शाह, नरेंद्र मोदी ने किया था। तो अब आप योगी को जिम्मेदार कैसे ठहरा देंगे? तो संकट ये था। तो अब इसके लिए पूरा ताना बाना रचा गया। पहले 7 जुलाई से योगी आदित्यनाथ ने मंडली बैठक का दौर शुरू किया गया। 18 मंडलों की बैठक हुई। 26 जुलाई को शुक्रवार को आखिरी बैठक हुई। 14 जुलाई को राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई। उसके पहले बी एल संतोष आए, जो महामंत्री संगठन है। उसके बाद जेपी नड्डा आए। फिर जो है राज्य कार्यकारिणी की बैठक में 14 जुलाई को योजनाबद्ध तरीके से केशव मौर्य ने बयान दिया, संगठन सरकार के ऊपर है। फिर उसके 2 दिन बाद भूपेंद्र चौधरी दिल्ली गए। उन्होंने जो है और चुनाव के तुरंत बाद उन्होंने हर जिले में पार्टी के नेता भेजे थे, और जहां जहां पार्टी चुनाव हारी थी उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई 400 या कितने लोगों की के इनपुट के आधार पर। उस पे उन्होंने जो है कहा कि साहब अब अफसर बेलगाम हो गए हैं, अफसर संवेदनाहीन हो गए हैं, हमारे कार्यकर्ताओं की सुनते नहीं हैं, इस नाते बीजेपी हारी। तो एक तरीके से केशव मौर्य ने और भूपेंद्र चौधरी ने इस मुद्दे की सारी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ के ऊपर रखने का पूरा पूरा भरपूर प्रयास किया। अखिलेश यादव ने इस खेल को और उलझाने के लिए, बीजेपी को फंसाने के लिए, बीजेपी के संकट को बढ़ाने के लिए, बीजेपी को एम्बरेस करने के लिए यहां तक कह दिया कि 100 मानसून ऑफर 100 लाओ और मुख्यमंत्री बन जाओ। उसके बाद उन्होंने अभी परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कहा केशव मौर्य तो दिल्ली का मोहरा है और वाईफाई का पासवर्ड है। यानी उन्होंने साफ साफ ये कहा कि दिल्ली में योगी के लिए जो संकट खड़ा किया जा रहा है वो सबका सब दिल्ली के नेताओं के यानी अमित शाह के इशारे पे किया जा रहा है। तो ये सारा जो आपने देखा, ये जो पूरा प्रपंच रचा गया पिछले 3 हफ्तों से, ये केवल इसीलिए था कि जो जो नरेंद्र मोदी के कुर्ते पे जो दाग आ गया है उसको छुटाया कैसे जाए। जो उनका पिछले 10 साल का एक अनब्लेमिश रिकॉर्ड है, एक उनका बेदाग उनका रिकॉर्ड है चुनाव जीतने का। हर राज्य में असेंबली चुनाव जीतना, हर राज्य में सरकार बनाना, लोकसभा का चुनाव जीतना, बाई इलेक्शन जीतना। तो और अब की बार 282 थी 2014 में, 300 पार कर गए 2019 में। अब की बार नारा 400 पार था, लेकिन 400 पार के नारे के बाद आप 240 पे अटक गए। तो इस कलंक से मुक्ति पानी है केंद्रीय लीडरशिप को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को। तो ये सब जो है, तो इसका सारा ठीकरा कहां फोड़ा जाएगा? उत्तर प्रदेश के ऊपर। तो जब राज्य कार्यकारिणी की बैठक में योगी के ऊपर आरोप लग गया, भूपेंद्र चौधरी की रिपोर्ट में योगी के ऊपर आरोप लग गया, बी एल संतोष आगे लखनऊ आगे चले गए, जेपी नड्डा आगे चले गए, ये सब हो गया। उसके बाद योगी जी जो है दिल्ली पहुंचे, नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए। उसके बाद 2 बैठकें हुई बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की। अब धीमे धीमे और फिर ये भी खबर आई कि साहब दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री की बैठकों में नहीं जा रहे हैं। आपको पता होगा मुख्यमंत्री जी ने 10 विधानसभा क्षेत्रों में जहां उपचुनाव होना है, 3-3 मंत्रियों की कमेटी बना दी है, करीब 30 मंत्रियों की। इन 10 कमेटियों में केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक नहीं है। मीडिया ने इसको इस रूप में रखा कि साहब मुख्यमंत्री ने इनको चुनाव से दूर रखा है। दूसरे ने कहा कि साहब ये दोनों उप मुख्यमंत्री की बैठकों में जा नहीं रहे हैं। तो खबर दिल्ली से आई कि साहब मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्रियों को इस बात के लिए डांट पड़ी कि आप क्यों नहीं गए। फिर खबर ये भी आई कि दोनों उप मुख्यमंत्री हटाए जाएंगे, इनकी जगह नए लोग रखे जाएंगे। तो कुल मिलाकर के बीजेपी का जो सेंट्रल लीडरशिप है वो अपने ऊपर जो जिम्मेदारी ना आने पाए, इसके लिए वो अपना दामन साफ करने में जुटा हुआ है। और अब जो स्थिति ये है कि जिम्मेदारी की टोपी मैदान के बीच में रख दी गई। अब अगर 10 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों के उपचुनाव, झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, इन तीनों राज्य असेंबली में के चुनाव होंगे। यदि इन 3 में 2 में बीजेपी सरकार बना लेती है, हरियाणा में और महाराष्ट्र में या झारखंड में, और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की अपनी सीटें केवल 3 है जो उसको बचानी है विधानसभा के उपचुनाव की। लेकिन बीजेपी 3 की बजाय अगर 6, 7, 8 सीट जीत लेती है तो फिर टोपी किसके ऊपर पहनाई जाए, यूपी की हार की जिम्मेदारी किसके ऊपर रखी जाए, ये मामला स्वतः समाप्त हो जाएगा।
तो ये एक तरीके की डिटॉक्सिफिकेशन की एक्सरसाइज है, जो तमाम लोगों के मन में जो गुबार था। योगी जी ने जो लगातार 20 दिन जो मंडली बैठक की, इस बैठकों के जरिए उन्होंने सारे विधायकों का, सारे सांसदों की जितनी शिकायतें थी, उनका लगभग 100% उन्होंने अब निराकरण कर दिया। और सारे अधिकारियों को ये निर्देश चला गया है कि अब शिकायत नहीं आनी चाहिए कि साहब अफसर सुनवाई नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई भी हुई है। जैसे बलिया का थानेदार को जेल भेज दिया गया, 3 पुलिसकर्मी जेल भेज दिए गए, जो वहां पे ट्रकों से वसूली की शिकायत आ रही थी। और भी कई जिलों में कार्रवाई हुई है। तो ये जो परसेप्शन बन गया है कि साहब बीजेपी का किला कमजोर हो गया, बीजेपी से ये जाति का वोट विमुख हो गया, बीजेपी इस जाति का वोट विमुख हो गया। और उसके अलावा योगी आदित्यनाथ में और उप मुख्यमंत्री के बीच में सत्ता का संघर्ष चल रहा है। तो इन नकारात्मक बातों को कैसे अब पीछे किया जाए और पार्टी फिर से जो है नए तरीके से, नई जान के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए एजेंडे के साथ, नए संकल्प के साथ अब यूपी में जो उसका जो मूल दायित्व है, डेवलपमेंट, जनता का भला, प्लस 10 विधानसभा सीटों में उपचुनाव, अब इस काम में बीजेपी जुट गई है। बीजेपी के सामने ये चुनौती है। कल से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। अखिलेश यादव जो है, आपको मालूम है, लोकसभा पहुंच गए हैं। उनका नेता विपक्ष से इस्तीफा हो गया है और समाजवादी पार्टी ने अपने पुराने 7 टर्म के विधायक माता प्रसाद पांडे को नेता विपक्ष आज घोषित कर दिया है। और वो 2 बार विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं मुलायम सिंह वीरेंद्र यादव जी, के सरकार में। वीरेंद्र तो जी, अब कल से साफ हो जाएगा कि अब आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। इस पर तो अभी आते हैं समाजवादी पार्टी के फैसले पर। इसको लेकर के भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि पीडीए का क्या हुआ, ब्राह्मण कार्ड आप क्यों खेल रहे हैं 10 विधानसभा उपचुनाव सीटों से ठीक पहले, इस पे आएंगे। लेकिन जो कुल मिलाकर के आपकी बात का जिस्ट है और आपसे पहले जो मैंने कहा, एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से योगी को अपने पास बैठाया और ठीक ये अमित शाह की ठीक सीट के सामने बैठाया, उससे सबको एक संदेश दे दिया गया, बिना कुछ कहे, बिना योगी से व्यक्तिगत मुलाकात किए कि योगी का कद क्या है, स्थान क्या है। दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं कि अब 10 सीटों के लिए तैयारियों में बीजेपी जुट गई है, 30 लोगों की ड्यूटी लगा दी गई है, हर विधानसभा क्षेत्र में 3-3 मंत्रियों को जिम्मेदारी लगाई है और खुद योगी ने इसकी कमान संभाल ली है। तो क्या हम ये मान लें कि अब सत्ता के साथ-साथ संगठन पर भी इस समय योगी की पकड़ है पूरी तरीके से? क्योंकि संगठन के जो कर्ता-धर्ता हैं, यानी जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे, वो तो अपना सिर बचाने के चक्कर में एक सिर ढूंढ रहे थे कि शायद योगी का सिर हो जिस पर हम ठीकरा फोड़ सकें। तो अब संगठन के स्तर पर भी योगी की पकड़ हमें दिखाई देगी, जो अभी तक दिखाई नहीं दे रही थी। देखिए, जो संगठन पे पकड़ कल्याण सिंह की जब मुख्यमंत्री थे, जब उनकी पकड़ थी 1991 में, या उसके बाद दूसरी बार 1998 में, जो संगठन पर पकड़ राजनाथ सिंह की थी जब वो यहाँ मुख्यमंत्री थे, वैसी पकड़ अब तक योगी आदित्यनाथ की नहीं थी। और अगर आपको गोरखनाथ पीठ का इतिहास मालूम हो, महंत अवैधनाथ कभी भी वो बीजेपी के मेंबर नहीं रहे। वो बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ते थे, लेकिन वो बीजेपी के वैसे प्राथमिक मेंबर नहीं थे। योगी आदित्यनाथ 98 से एमपी रहे हैं, 4 या 5 बार एमपी रहे हैं गोरखपुर से, लेकिन उनकी भी अलग संगठन था, हिंदू युवा वाहिनी। और 2007 के विधानसभा चुनाव में तो उनका टकराव बहुत बढ़ गया था बीजेपी से, और उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए थे। और वो हर विधानसभा चुनाव में लगभग 1 दर्जन से अधिक सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ तय करते थे। और 2017 में योगी जी को बता दिया गया था कि संगठन से आप दूर रहेंगे। तो अब 7 साल के बाद, इस लोकसभा चुनाव में झटके के बाद, बीजेपी को ये समझ में आ गया है कि मुख्यमंत्री को संगठन के दायित्वों से दूर रह करके उत्तर प्रदेश में सरकार को मजबूती से नहीं चलाया जा सकता।
क्योंकि संगठन के आदमी को भी अपने काम के लिए सरकार के पास आना पड़ेगा। तो जो जो व्यवस्था कल्याण सिंह के समय थी, जो व्यवस्था रामप्रकाश सिंह जो व्यवस्था राजनाथ सिंह के समय थी, वो व्यवस्था योगी आदित्यनाथ को वो अवसर, वो शक्ति 7 साल तक आपने क्यों नहीं दी? तो ये मुद्दा भी अब इस चुनाव के बाद हल हो जाएगा। तो की साहब, और ये जो जो केशव मौर्य ने बोला कि संगठन सरकार से ऊपर है, तो ये जो उन्होंने जो इतना गर्वोक्ति भरा बयान दिया, और वो एक तरीके से अपने महत्व को बता रहे थे, और ये बता रहे थे कि मैं कोई योगी से छोटा नेता नहीं हूं, मैं भी बड़ा नेता हूं, और मैं भी अध्यक्ष रह चुका हूं प्रदेश का। तो ये जो मामले प्रोसीजरल थे, ये जो मामले संगठनात्मक थे, अगर बीजेपी का और अगर योगी का कोई महत्व संगठन में नहीं है, तो बी एल संतोष क्यों मिलते हैं योगी आदित्यनाथ से? क्यों मिलते हैं आरएसएस के जो बड़े नेता हैं, जो अधिकारी हैं, या जो अरुण जी हैं, या और भी जो लोग आते हैं नागपुर से, दिल्ली से, वो क्यों मिलने जाते हैं योगी आदित्यनाथ से? और फिर अगर ये बात आप कह रहे हैं कि संगठन ऊपर है, तो योगी आदित्यनाथ जननेता है कि ब्यूरोक्रेट है? क्या अधिकारी है वो? क्या अफसर है वो? क्या वो सचिवालय के अफसर है? फाइलें पीटने के लिए आए हैं? सरकार, संगठन का चेहरा, जो अगर सरकार में कोई है, तो वो योगी आदित्यनाथ है, वो मुख्यमंत्री हैं। आप संगठन और सरकार के बीच में डिवाइडिंग लाइन नहीं खींच सकते। 70 के दशक में ये बात कमलापति त्रिपाठी कहते थे, पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब सरकार की कांग्रेस है। लेकिन बीजेपी में ये स्थिति नहीं है। बीजेपी में संगठन बहुत मजबूत है, संगठन, और दोनों में परफेक्ट कोऑर्डिनेशन होना ही पड़ेगा, ये अपरिहार्य है। और अगर संगठन और सरकार के बीच में कौन महत्वपूर्ण है, कौन ज्यादा पावरफुल है, अगर ये रस्साकशी हो गई, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आत्मघाती होगा। तो ये जो एक लाइन ड्रॉ कर रखी थी बीजेपी ने, योगी आदित्यनाथ का संगठन में ज्यादा दखल नहीं होगा, ये बात अब स्पष्ट करनी होगी। ये पाखंड नहीं चल पाएगा अब, ये क्योंकि आम जनता वोट देती है मुख्यमंत्री को। आम जनता जो है बीजेपी का जो अध्यक्ष प्रदेश के नाम पे वोट नहीं देती है। संगठन की बात को सरकार जनता से संवाद के जरिए पहुंचाती है, सरकार की बात को संगठन नहीं पहुंचाता है। संगठन सहायता करता है, संगठन का रोल होता है कॉम्प्लीमेंट करने का सरकार के काम को, लेकिन संगठन सरकार से ऊपर हो जाएगा हर काम में, ये संभव ही नहीं है। ये सिद्धांत के रूप में टेक्स्ट बुक में आप इसको पढ़ाइए और इस पर ताली बजवाइए, लेकिन जब आपको इलेक्शन लड़ना है, जब आपको बूथ को मैनेज करना है, जब आपको जनता के बीच में मुद्दों को उठाना है, जनता की समस्याओं का समाधान करना है, तो सरकार ही सामने आएगी, संगठन नहीं आएगा। और संगठन के लोगों को भी अगर कोई जन समस्या का समाधान करवाना है, तो भी सरकार के पास जाएंगे। तो इसलिए ये जो एक फेक बाइनरी, ये जो एक नकली डिवाइडिंग लाइन जो ड्रॉ की गई थी यूपी में, इस पाखंड को बीजेपी को समाप्त करना होगा। और अगर ये पाखंड समाप्त नहीं हुआ, तो ये 10 विधानसभा सीट में आप अपनी सीट जीत जाएं, यही बहुत बड़ी बात है। और अगर संगठन सब कुछ है, तो क्यों योगी आदित्यनाथ ने यूपी में लोकसभा चुनाव में 200 से ज्यादा जनसभाएं की? ये सारी पब्लिक मीटिंग संगठन कर लेता, क्यों लगाते हो नरेंद्र मोदी को सारी ये इलेक्शन कैंपेन में? ये सारा काम जेपी नड्डा कर लेते, या ये सारा काम जो आपके बी एस संतोष जी कर लेते। तो ये जो नकली खड़ा किया गया है संगठन और सरकार का, ये पाखंड समाप्त होना चाहिए। आपकी दृष्टि में, चूंकि आप इतने कई दशक से राजधानी में बैठे हैं और आपने बहुत सारी सरकारें बनती बिगड़ती देखी हैं, बहुत सारे जनादेश देखे हैं, अलग अलग मुख्यमंत्रियों के कामकाज देखे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि ब्रजेश पाठक को कोई दूसरे दल से आए और आते ही आपने उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। केशव मौर्य ठीक है, विश्व हिंदू परिषद से थे मूलतः, अशोक सिंघल के करीबी रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति भले ही प्रदेश अध्यक्ष रहे हों, अपनी सीट भी हार जाएं और लोकसभा चुनाव में भी कई सीटें इनके आसपास की, इनके प्रभाव क्षेत्र की वो लूज कर जाए बीजेपी, तो ये मोरल ग्राउंड कहां से आता है इनके पास के ये
अपनी जो हार है, अपनी जो नाकामी है, उसका ठीकरा भी दूसरों के सिर पर फोड़े। मेरा सवाल ये है आपसे, उप मुख्यमंत्री बनाने का फैसला ऐसे लोगों को, जो अपने चुनाव भी हार रहे हों या दूसरे दलों से आए हों, ये फैसला सही था क्या बीजेपी का? इससे पावर देखिए सेंटर ज़्यादा बन जाते हैं और लोगों के कई बार दिमाग खराब हो जाते हैं, जो हमने देखा है और देखिए पब्लिक ने देखा है। ये बीजेपी का मॉडल है, उन्होंने हर राज्य में उप मुख्यमंत्री रखे हैं। राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, महाराष्ट्र में भी है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो आप अगर 2014 से देखिए, बीजेपी ने जो अपना सामाजिक आधार बनाने की जो नई कवायद शुरू की कि हम सवर्णों के साथ जो गैर यादव पिछड़ा वर्ग है और जो गैर जाटव जो जो दलित है, जाटव जो है बहुजन समाज पार्टी का कोर वोट बैंक है, यादव समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक है, तो वो हमारे पास जल्दी नहीं आएगा। तो इनसे जो अलग वोट है हम उन पे ऊपर केंद्रित करेंगे, तो हम अति पिछड़ा पर अपना फोकस रखेंगे। इसके चलते आपने केशव मौर्य को अध्यक्ष बनाया प्रदेश का, और उसके बाद उसके पहले और उसके पहले वो एमपी हो चुका था, वो एमपी बन चुके थे, और फिर उनको आपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया। तो ये जो कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, इसमें आपको विभिन्न जाति समूहों को ये संदेश लगातार देना आपकी मजबूरी बन जाती है कि देखिए हमने आपका सत्ता प्रतिष्ठान में जो भागीदारी को हमने सुनिश्चित किया है। आपको ये भागीदारी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में नहीं मिली थी, इसलिए हमने दी है। तो ये मैसेजिंग लगातार करनी होती है आपको। ये काम सपा भी करती थी, ये काम बसपा भी करती थी। और सपा बसपा के जमाने में जो उसका कोर वोट बैंक था, उसकी सरकार से कोई आशा, कोई आकांक्षा, कोई उम्मीद नहीं है। वो केवल इसी बात से खुश रहता था कि साहब हमारी जाति का नेता मुख्यमंत्री बन के बैठा हुआ है। नरेंद्र मोदी ने ये जो इमोशनल प्लेजर है कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में, उन्होंने जोड़ा इसमें वेलफेयर का बेनिफिट और एक नया वर्ग पैदा किया लाभार्थी का, जिसका असर हमने 2019 के लोकसभा और 22 के विधानसभा चुनाव में देखा। तो बीजेपी और 2024 के लोकसभा चुनाव में यह संदेश गया कि जो 2014 से 22 तक जिस स्ट्रैटेजी के चलते बीजेपी ने एक समावेशी सारे वर्गों को समेट करके, चाहे सवर्ण हो, अति पिछड़े हो, अति दलित हो, वो जो एक सामाजिक समीकरण बनाया था, वो इस चुनाव में कमजोर हुआ है। तो अब यहाँ चुनौती ब्रजेश पाठक या केशव मौर्य नहीं है। चुनौती ये है कि जिस फॉर्मूले के बल पर आपने 2 लोकसभा 2 विधानसभा के चुनाव जीते, वो फॉर्मूला 24 में फेल क्यों हुआ, उसको कैसे फिर से बहाल किया जाए, कैसे उसको पहले जैसा शक्तिशाली बनाया जाए। तो जैसे ब्रजेश पाठक के पहले जो ब्राह्मण चेहरा थे वो थे दिनेश शर्मा। दिनेश शर्मा केवल 2 बार लखनऊ के मेयर रहे हैं, वो कभी किसी असेंबली का चुनाव नहीं जीते। और दूसरा, बीजेपी ने जो एक नया मॉडल डेवलप किया है नरेंद्र मोदी के राज में, वो पुराने जमे हुए नेताओं को सबको किनारे किया गया है। राजस्थान में सिंधिया को, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को, और गडकरी को नहीं जाने दिया गया महाराष्ट्र। तो यूपी में और तो उन्होंने हर जगह नए नए नेता चुने हैं जो ग्रीन हॉर्न है, जिनके पास अपनी कोई ताकत नहीं है, जो कभी दिल्ली में मोदी के लिए चुनौती नहीं बन सकते। तो इसी मॉडल के तहत केशव मौर्य को आगे बढ़ाया गया, तो इसी मॉडल के तहत ब्रजेश पाठक को भी खड़ा किया गया। लेकिन भजन लाल शर्मा, मोहन यादव की तरीके से योगी ऐसे छोटे कट्टे मुख्यमंत्री नहीं है। इस मॉडल के जरिए उत्तर प्रदेश की राजनीति को नहीं चलाया जा सकता। उत्तर प्रदेश का ये इतिहास है सन 50 से लेके आज तक कि दिल्ली के प्रधानमंत्री ने कभी भी उत्तर प्रदेश में मजबूत मुख्यमंत्री को बर्दाश्त नहीं किया। नेहरू जी ने भी पंत जी को दिल्ली बुला लिया, केंद्रीय गृह मंत्री बना लिया, वीरेन फिर जी, उसके बाद वीरेन संपूर्ण जी, को हटा के बना दिया गवर्नर। वो तो इंदिरा ठीक है। इंदिरा गांधी ने हटाया बघोड़ा को। वही समस्या आज मोदी के सामने आ रही है कि योगी का कद बहुत बड़ा हो गया है और ऑल इंडिया कद हो गया है योगी का। ये समस्या उनके मैं सामने। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या मोदी, अमित शाह या केंद्रीय नेतृत्व ये नहीं समझता है कि योगी की डिमांड तो पूरे देश में है? योगी केवल उत्तर प्रदेश के नेता तो रह नहीं गए हैं।
और जिस तरीके से ये अभी कंट्रोवर्सी खड़ी की गई मीडिया के ज़रिए या केशव मौर्य के ज़रिए या सेंट्रल लीडरशिप में एक पार्ट की तरफ से, उसका नतीजा भी देख लिया बीजेपी नेतृत्व ने। कितनी तीखी प्रतिक्रियाएँ आई हैं। ना केवल सोशल मीडिया बल्कि पब्लिक की तरफ से बहुत मुखर होकर के लोगों ने कहा है कि जिन योगी आदित्यनाथ के पर आप यहाँ कतरने की कोशिश कर रहे हैं, वो योगी आदित्यनाथ तो अब प्रधानमंत्री पद का सशक्त दावेदार है। तो क्या ये इनकी समझ में नहीं आ गई है और इसीलिए योगी के साथ अब छेड़छाड़ ना करके उन्हीं की लीडरशिप में आगे बढ़ने का फैसला लिया गया? देखिए, जब सत्ता संघर्ष होता है, तो जो लोग इस पावर स्ट्रगल में इन्वॉल्व होते हैं, उनकी समझ में केवल एक बात आती है कि हमें हमें ये पद चाहिए। नरेंद्र नरेंद्र मोदी के बाद कौन? तो इस समय दिल्ली में सबसे सशक्त उम्मीदवार उसके अमित शाह हैं, योगी आदित्यनाथ नहीं है। योगी आदित्यनाथ के पीछे जनता है कि आप आइए, जो आप बता रहे प्रतिक्रिया आई हैं, जनता उनके पीछे है। तो और ये भी बीजेपी को मालूम है कि अगर 2027 में आपके हाथ से यूपी गया, तो 2029 में आपका भारत की राजनीति में अध्याय समाप्त। फिर आप 29 में सत्ता में वापस आने का ख्वाब छोड़ दीजिए, खत्म आपका मामला। तो और ये अभी संघर्ष ऐसे ही चलेगा, ये छुट-पुट चलता रहेगा और संघ की ओर से कोशिश यही हो रही है कि 27 तक सारे मामले को ठीक कर लिया जाए। लेकिन ये 27 के बाद भड़केगा, लेकिन ये संघर्ष चलेगा। अब ये अभी हम नहीं कह सकते कि क्या 2029 में भी चौथी बार मोदी क्या पीएम के उम्मीदवार होंगे? यदि नहीं होंगे तो कौन होगा? ये बातें अभी समय के गर्भ में है, लेकिन ये सत्ता संघर्ष होगा। और ये लोगों को ये बातें नई इसलिए लग रही हैं कि हमने कभी कांग्रेस के राज में ये सत्ता संघर्ष नहीं देखा। नेहरू के बाद केवल इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी को तोड़ा 67, 68 में या 69 में, और वो सत्ता में आ गई और 74 में उनके इलेक्शन को क्वैश कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। तो उन्होंने 75 में, तो उन्होंने जून 75 में इमरजेंसी लगा दी। सत्ता में वो फिर आ गई 1980 में, कोई चुनौती नहीं थी। 84 में उनकी हत्या के बाद राजीव गांधी पीएम बन गए, कोई चुनौती नहीं थी। राजीव गांधी नहीं रहे तो नरसिम्हा राव बन गए। और जैसे ही सोनिया के वो ये राहुल और प्रियंका बड़े हुए, सोनिया गांधी का पार्टी पे फिर कब्जा हो गया, उनको कोई चुनौती नहीं है। लेकिन बीजेपी में परिवारवाद नहीं है। नरेंद्र मोदी का भतीजा भांजा पीएम नहीं बनेगा। तो इस तरीके से तो ये जो है, ये जो पावर स्ट्रगल है, ये ऐसे ही चलेगा। लेकिन यूपी में जो स्थिति आ रही है, इस पावर स्ट्रगल के चलते भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व पे प्रश्न खड़ा हो रहा है। अब और पार्टी लीडरशिप को ये बात अच्छी तरह समझ में आती है, और संघ को भी मालूम है। और अगले साल संघ का 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, शताब्दी पूरी हो रही है, और उनको भी इस बात की चिंता है। हर हाल में उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा का चुनाव जीतना है। अगर यूपी फिसला तो दिल्ली की सत्ता आपके पास जाने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। और बीजेपी के एक वर्ग का ये अनुमान है कि 27 में अखिलेश को आ जाने दो, 2 साल में इतनी एंटी इनकमेंसी हो जाएगी, 29 में हम जीत लेंगे। ये केवल खाम ख्याली है। ये दिन में सपने देखने जैसी आदत है। राजनीति इस तरीके से नहीं चलती है कैलकुलेटर से। अगर 27 में आपके हाथ सत्ता यूपी से गई तो 29 आपका डब्बा गोल है। तो अब ये बात कितनी समझ में आती है, दिल्ली में क्या रणनीति बनती है, योगी से क्या स्ट्रेटजी तय होती है कि ठीक है साहब, आप यूपी में बने रहिए, यहाँ के ऊपर दावा मत कीजिए। योगी जी दावा नहीं कर रहे हैं दिल्ली का, जनता उनको है उनके पीछे कि साहब मोदी के बाद अगर उनका कोई व्यक्ति उत्तराधिकारी होने योग्य है तो वो केवल योगी आदित्यनाथ है। तो एक सवाल आगे बढ़ने से पहले एक सवाल और, एक हमारे मित्र हैं दर्शक, उनका एक मैसेज आया। उन्होंने लिखा कि ओमकार जी, ये सब इंडिया टीवी और एबीपी ने अफवाह फैलाकर योगी जी को डाउन करना चाहते थे। बीजेपी हाई लेवल पर कुछ भी चर्चा नहीं हुई। तो चर्चा नहीं हुई, लेकिन संकेत और संदेश तो वहां से दिए गए। लेकिन इसमें एक सवाल तो छिपा है साहब, जो कुछ निरंजन बहादुर सिंह ने कहा। ये मीडिया कुछ ज्यादा ही
चटखारे लेता है, ऐसे मामलों में ज़्यादा ही बढ़ा-चढ़ा करके पेश करता है प्रोग्राम को, डिबेट पर डिबेट, यहाँ के मेहमान, वहाँ के मेहमान, वहाँ संवाददाता खड़ा कर दो, उधर कर दो, कुछ हुई, कुछ अनहुई, ऐसी-ऐसी बातों को पूरा मिर्च मसाला लेकर के प्रस्तुत करता है, जो होता भी नहीं है उसको भी बना करके खड़ा कर देता है। मीडिया की भी इसमें भूमिका रही है क्योंकि सब जानते हैं कि मोदी और योगी को मीडिया का एक बड़ा पार्ट जो है वो देखना ही नहीं चाहता, बर्दाश्त ही करने को तैयार नहीं है। देखिए, जो आपने जो जो टीवी चैनल का नाम लिया, जिनसे आपने सवाल किया, इस समय बीजेपी को नैरेटिव वॉर में, कहानी की लड़ाई में 2 फ्रंट पे लड़ना पड़ रहा है। एक तरफ लड़ना पड़ रहा है कांग्रेस से, इंडिया अलायंस से, कि साहब जो जो लगातार कांग्रेस कह रही है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार कमजोर है, माइनॉरिटी में है, कोएलिशन गवर्नमेंट है, मजबूत नहीं है, स्टेबल नहीं है, गिर जाएगी। और नरेंद्र मोदी लगातार ये साबित कर रहे हैं, इट इज बिजनेस एज यूजुअल, हम कमजोर नहीं हैं और हम मजबूत हैं। और जब बजट आया तो उन्होंने एक नया नारा गढ़ लिया, ये कुर्सी बचाओ बजट है। और ये भी कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने आंध्रा से और बिहार से ये डील की है कि जो प्रमुख मंत्रालय हैं वो बीजेपी के पास रहेंगे, जो आपकी आर्थिक मांगे हैं वो हम संभाल लेंगे। तो उनका कहना है कि भाई हमारे बिहार राज्य का विकास ज्यादा आवश्यक है, 2-3 ज्यादा कैबिनेट मंत्री बनने से हमें क्या मिल जाएगा। एक तो वॉर ये बीजेपी लड़ रही है, दूसरी वॉर ये लड़ रही है कि नरेंद्र मोदी की जो साख पे सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी में की सीटें यूपी में कम क्यों हुई। तो अब और जिस तरीके से योगी के खिलाफ प्रायोजित जो कैंपेन चलाया 2-3 चैनलों ने हिंदी में, जाहिर है दिल्ली के इशारे पे चलाया, और जो बात अखिलेश यादव ने कही है कि हमें जो है ये सारा जो ये ठीकरा जो है यूपी में जो सेटबैक हुआ है वो योगी के सर पे फोड़ना है। तो ये काम मीडिया के माध्यम से हो रहा है। लेकिन जब आप बंद कमरे में पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में बैठते हैं, जब सीएम और पीएम 1-to-1 मीटिंग होती है, तो ये मीडिया वॉर से काम नहीं चलता है। जब आप इलेक्शन में जा रहे होते हैं तो ये मीडिया में क्या छप रहा है और ये अखबारों में क्या छप रहा है, इससे जनता के मन में असर नहीं पड़ता है। और कांशीराम कहा करते थे, बहुजन समाज पार्टी के 3 दुश्मन हैं, मनी, मीडिया, माफिया। तो वो मीडिया को माफिया के साथ क्लब करते थे, वही आज भी हो रहा है। तो लेकिन योगी जी को मालूम है कि पूरे देश की जन भावना उनके पीछे है, उनको मीडिया की जरूरत नहीं है। वो जो कर रहे हैं वो सब देख रहे हैं। और आज आम आदमी ये बात कर रहा है कि ये कौन सा सेकुलरिज्म है कि हिंदुओं को थूक और मूत वाला खाना खाने पे मजबूर किया जा रहा है। ये आम आदमी आज कह रहा है, और इसका श्रेय योगी आदित्यनाथ को ही दे रहा है कि उनके कारण ये बात शुरू हुई। दिल्ली में चांदनी चौक में श्री राम भंडार खोले बैठे हैं खान साहब, और वहां पूरी बेच रहे हैं वो, और वो आटे की लोई में थूकते भी हैं। तो अब वहां कल परसों वहां भीड़ इकट्ठा हो गई थी। तो आज आम आदमी चौंक रहा है, ये हो क्या रहा है। सब्जी को जो है गटर के पानी में धोया जा रहा है, सब्जियों में जो है पेशाब किया जा रहा है। ये सब जो और ये कोई पॉलिटिकल इश्यू है। तो ये सारे मुद्दे जो हैं, जो हमारी अस्मिता से, हमारे अस्तित्व से, हमारी सांस्कृतिक पहचान से, जो हमारी जीवन शैली में जो सात्विकता से जो मामले जुड़े हुए हैं, इस बात को कौन उठा रहा है? योगी आदित्यनाथ जी उठा रहे हैं। तो ये बात आम आदमी को समझने के लिए कोई पॉलिटिकल साइंस की मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इसमें ऐसा कोई मामला नहीं है जो कहीं कोई तनाव हो, कोई टेंशन हो। सबको मालूम है भाई, आप हमको सेकुलरिज्म के, और जब आप कहते हो कि हमें मुसलमान होने पे गर्व है, तो आपको अपने होटल में नाम लिखने में क्या शर्म आ रही है? जब आप कहते हो कि हम वंदे मातरम नहीं कह सकते, हम भारत माता की जय नहीं कह सकते, इससे हमारा इस्लाम खंडित हो जाएगा, लेकिन जय माँ वैष्णव भोजनालय आप खोल सकते हैं, और वहां पे दुर्गा माँ की फोटो आप रखे हुए हैं, उस पर आरती चल रही है, उस पर फूल पड़े हुए हैं। आप हिंदू बन के अपना अपना जो है आप अपना ढाबा, होटल, रेस्तरां चला रहे हो, वो इस्लामी उसूलों के मुताबिक जायज है। जबकि इस्लामी जो कानून है, जो रवायत है, जो अब्राहमिक रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, ये दुनिया में किसी अन्य धर्म के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। इस्लाम कहता है देयर इज नो गॉड बट अल्लाह।
अल्लाह के अलावा कोई और पूजनीय नहीं है, अल्लाह और अल्लाह का रसूल। जब आप ये मानते हो तो फिर ये इसमें आपका ये शिव जी कहाँ से आ गए, राम जी कहाँ से आ गए और माँ दुर्गा कहाँ से आ गई? जब आपके लिए अल्लाह की सेवा कोई पूज्य नहीं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की सेवा कोई पूज्य नहीं है, तो ये क्या हो रहा है? तो ये एक नैतिक सवाल है, ये एक एथिकल सवाल है, ये कम्युनल डिवाइड या कम्युनल हेट को बढ़ाने वाला सवाल नहीं है। ये सवाल एथिक्स का है। आपकी मजहबी एथिक्स क्या कहती है, ये उसका सवाल है। ये आपकी मजहबी मोरालिटी का सवाल है और इस सवाल को योगी आदित्यनाथ जी उठा रहे हैं। ये सवाल को मोदी और अमित शाह नहीं उठा रहे हैं। तो इसलिए वीरेन जी, ये वापस अगर अभी चलेगी और ठंडी हो जाएगी, लेकिन चूंकि झटका लग गया है लोकसभा चुनाव में, तो वी मस्ट होप फॉर द बेस्ट कि आने वाला विधानसभा का चुनाव और 3 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा बीजेपी को अनुशासित रूप से बिहेव करने के लिए मजबूर करेगी। दे हैव टू बिल्कुल बिहेव प्रॉपर्ली। अब आते हैं इस विषय पर जिसकी चर्चा हम शुरू में करना चाह रहे थे। ये माता प्रसाद पांडे 80 साल से ज्यादा की उम्र के हैं। पांडे जी हैं तो जाहिर है ब्राह्मण हैं। आपने बताया 2 बार स्पीकर रहे, 7 बार के एमएलए हैं, सिद्धार्थनगर के इटवा सीट से लड़ करके आते हैं। लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं कि पीडीए का क्या हुआ, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का क्या हुआ और शिवपाल यादव का क्या हुआ? चाचा क्यों नहीं बर्दाश्त हैं? माता प्रसाद पांडे को क्यों लाए हैं? क्या ये ब्राह्मण कार्ड खेला जा रहा है उपचुनाव से पहले या कोई और मजबूरी है अखिलेश यादव की? देखिए, अखिलेश यादव माता प्रसाद पांडे से बहुत सारे उद्देश्य पूरे होते हैं। पहली बात तो माता प्रसाद पांडे समाजवादी पार्टी के मनमोहन सिंह हैं, वो कभी चुनौती नहीं बन सकते। और अखिलेश यादव का अपनी पार्टी पर और विधानसभा पर नियंत्रण बना रहेगा। विधानसभा में वो जो चाहेंगे वही होगा। एक तो ये फायदा है। दूसरे, चाचा पे नियंत्रण रहेगा। चाचा की शिकायतें उन्होंने काफी हद तक हल कर दी है, उनके बेटे को लोकसभा का सांसद बना दिया। तीसरी बात यह है कि आप जो है एक ये संदेश भेज सकते हैं, ये आप भेजने का प्रयास करेंगे कि हमारे ऊपर ये आरोप लगाना गलत है कि हम जातिवादी पार्टी है। हम केवल पीडीए की बात नहीं करते हैं, हम हमारे पास ब्राह्मण भी हैं, हमने ब्राह्मण नेता को रखा है, वो 81 साल के हैं। अब ये उनका जो है आखिरी टर्म है विधानसभा में, इसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो अखिलेश यादव को ये जो है हर लिहाज से ये उनके हित में है। पार्टी में कोई विवाद नहीं होगा, चाचा से चुनौती नहीं होगी, पीडीए भी बना रहेगा और वो मनमोहन सिंह भी हैं। और उनके बाद कहने को हो गया कि साहब देखो, हम जो है जातिवादी पार्टी नहीं है, बीजेपी जातिवादी पार्टी है। देखो, हमारे ऊपर आरोप लगता है जातिवादी पार्टी होने का, हमने देखो ब्राह्मण को नेता बना दिया। तो अखिलेश यादव के लिए और अगर वो बनाते इंजी सरोज को या तूफानी सरोज को या रामचंद्र राजभर को, तो उसमें समस्या ये पैदा हो जाती है कि ये वर्ग जो है पार्टी में इसकी जो ताकत है बढ़ जाती है। और इस समय पासी समाज के कई सांसद इस समय समाजवादी पार्टी में चुने गए। तो पासी समाज की ताकत अगर बढ़ेगी तो उनका टकराव बढ़ेगा यादवों से। और यादव एक ऐसा वर्ग है जो पिछड़े वर्ग में और दलित जातियों में किसी भी जाति को अपने समकक्ष नहीं देख सकता। तो जो पांडे जी हैं, ये मनमोहन सिंह हैं, ये हार्मलेस हैं, बिल्कुल कोई कहीं किसी को खतरा नहीं है। तो जो जातियां अपने जो इस समय जिनका प्रभुत्व समाजवादी पार्टी में बढ़ा है, वो अपने अधिकार को, अपने प्रभुत्व को असर्ट नहीं कर पाएंगी। जैसे पासी है या कुछ ये आपके निषाद हैं, कुशवाहा हैं, ये नहीं कर पाएंगे। इन पे चेक रहेगा, चाचा पे चेक रहेगा, पीडीए अपना चलेगा पूर्व तक। प्लस हम अपने ये संदेश देने की स्थिति में होंगे अखिलेश यादव कि हम वास्तविक समावेशी दल हैं, इंक्लूसिव पार्टी हैं और हम ब्राह्मणों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। तो ये जाएगा मैसेज कि माता प्रसाद पांडे को नियुक्त करके समाजवादी पार्टी ने एक ब्राह्मण आउटरीच का संदेश दिया है। जैसे बीजेपी मुस्लिम आउटरीच की बात करती है, आउटरीच, तो वैसे समाजवादी पार्टी ने ये आउटरीच किया है। तो अखिलेश यादव के लिए और बाय एंड लार्ज समाजवादी पार्टी के लिए
उत्तर प्रदेश में 2027 की जो उसकी मजबूत दावेदारी है, उसके लिए सबसे बड़ी जरूरत है कि अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी पे संपूर्ण नियंत्रण बना रहे, चाचा चुनौती ना बने, और अगर हो सके तो थोड़ा जन आधार का विस्तार किया जाए, यह संदेश दिया जाए। तो इससे ये जो है समाजवादी पार्टी का जो कैलकुलेशन है कि माता प्रसाद पांडे की नियुक्ति उसके लिए विन विन सिचुएशन है, लाभ ही लाभ है। और सरकार को भी कोई बहुत परेशानी नहीं है। योगी आदित्यनाथ जमाने से जानते हैं उनको, क्योंकि बगल के जिले के हैं। और समाजवादी पार्टी 27 में क्या कर पाएगी ये समय बताएगा। अभी जो स्थिति ये है, अखिलेश यादव को लगता है कि वो अपने जन समर्थन को, अपने सामाजिक कोएलिशन को बनाए रखते हुए ब्राह्मणों को ऐड कर सकते हैं अपने जनाधार में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब। और चलते चलते ये भी बताते जाइए कि ये जो लघु सा एक विधानसभा सत्र बुलाया गया है, इसका एजेंडा क्या है? इसका एजेंडा तो देखिए 2-3 अधिनियम, आपको याद होगा कि जो हमारे यहाँ जो इंडियन पेनल कोड था, इंडियन एविडेंस एक्ट था और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, ये खत्म हो गया है। और भारतीय न्याय संहिता आ गई है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता और भारतीय और एक और है तीसरी, वो 3 कानून 1 जुलाई से लागू हो गए हैं। तो उनके ऑर्डिनेंस जारी हुए हैं, तो उनके जो है अधिनियम पारित कराए जाएंगे। दूसरा ये जो सरकारी विभागों में परीक्षाओं जो होती हैं, इनमें जो नकल होती है, इनको रोकने के लिए एक बहुत बड़ा कड़ा कानून लाया गया है। उसका जो है ऑर्डिनेंस जारी इश्यू हो चुका है और वो लागू हो गया है 1 जुलाई से। तो उसको भी बिल पेश होगा, उसको अधिनियम में कन्वर्ट करने के लिए। तीसरा है अनुपूरक बजट। जनवरी 25 में होना है महाकुंभ, तो सरकार को कुछ अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता होती है, तो वो विधानसभा से पारित करा लिया जाएगा। तो प्लस जो है ये संवैधानिक बाध्यता है सरकार के सामने कि 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो पिछला सत्र फरवरी के पहले हफ्ते में सेकेंड वीक में समाप्त हुआ था, तो 5 महीने पूरे हो चुके, 6वां महीना चल रहा है। तो ये संवैधानिक बाध्यता भी है, तो ये सत्र हो रहा है और ये केवल 5 दिन का है। कल शुरू होगा और 2 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी, आप जुड़े, आपने इतना समय निकाला और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।